मित्रों, हाल ही में मोदी सरकार में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2023-24 का बजट देश के सामने प्रस्तुत किया। उसके कुछ प्रमुख बिंदु मैं आप सबके सामने रखने आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं और अमृतकाल के पहले बजट में विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने का एक तरह से नींव रखी गई है। मैं कहूँगा ये बजट गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान का, किसान का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का, समाज के सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है और तभी तो इसकी जो प्रशंसा देश के कोने कोने से सुनने को मिली, हर वर्ग से सुनने को मिली। मित्रों, पहली बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम कहें उसका आउटले 10 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी जिसके कारण देश भर में आधारभूत ढांचा तो सुदृढ़ होगा ही, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये 2,40,000 करोड़ का आउटले आज तक का सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है रेलवे में। और अगर मैं 2013-14 की तुलना में कहूं तो ये 9 गुना ज्यादा है। और जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अभी तक 3 प्रोजेक्ट 481 किलोमीटर के 28,440 करोड़ रुपए के प्रदेश में चल रहे हैं। लेकिन 2009 से लेकर 2014 के बीच में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर को मात्र 1,044 करोड़ रुपया मिला था, जबकि 2023-24 में केवल एक वित्तीय वर्ष में इस बार 6,003 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 6 गुना ज्यादा है। इसमें 4 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन की जो हम बात करते हैं, बडगाम में हो, जम्मू तवी हो, माता वैष्णो देवी कटरा में है और उधमपुर में हो। और यही नहीं, इसके अलावा मैं राज्य की बातें बाद में, लेकिन पहले कुल मिलाकर दुनिया भर के देश जो कोविड के महामारी में चुनौतियां देख रहे थे, अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों की चरमराई भी, लेकिन भारत ने इस कोविड काल के समय जो मोदी जी के नेतृत्व में कदम उठाए, उसका लाभ ये देखने को मिला कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। और इस वर्ष भी आंकलन ये है कि 7% की दर से भारत में जीडीपी की दर रहेगी। वहीं पर अगर मैं गरीबों की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकानों की स्वीकृति हुई। लगभग 3 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। और आज तक का सबसे बड़ा बजट प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 66% ज्यादा है। इसी तरह से किसानों के लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट का प्रावधान है, ताकि उनको ऋण की सुविधाएं ज्यादा हो सके और किसान अपने खेती बाड़ी में भी और आगे काम कर सके। एमएसएमई सेक्टर जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है, उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, जो 9,000 करोड़ रुपए का जो भारत सरकार ने अपनी ओर से उसके लिए प्रावधान किया है। लेकिन ये 2 लाख करोड़ का लाभ क्या होगा?
जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उनको ज्यादा पैसा मिल पाएगा, बगैर कोलेट्रल के मिलेगा, और इसमें ब्याज दर भी 1% से ज्यादा कम रहने वाली है। इसी तरह से ही युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके लिए स्किलिंग देने का काम भी लाखों लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा। और 47 लाख युवाओं को स्टाइपन देने का काम भी किया जाएगा, इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको अवसर दिए जा सके। यही नहीं मित्रों, अगर अब तक का भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी, मैं उसमें उपलब्धियों पे तो बाद में आऊंगा। मध्यम वर्ग के लिए मुझे याद है पिछली बार भी जब मैं जम्मू भी आया और उससे पहले कुछ राज्यों में और गया तो एक चर्चा आती थी कि मध्यम वर्ग के लिए क्या इनकम टैक्स में राहत कब दोगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 7 लाख रुपए तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं या आज के भी हमारे जो बाकी व्यापारी, आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। जो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 33,800 रुपये देने पड़ते थे, और इसी तरह से अगर आप देखो तो 9 लाख पर पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आपको 62,400 देने पड़ते थे, नई के हिसाब से 45,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी कि 5% आपको केवल टैक्स लगेगा। और अगर आप 15 लाख रुपए तक की आय आपकी है तो आपको 45,000 रुपये का फायदा इस पे होगा। अब आपको केवल 1.5 लाख रुपया ही इस पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 10% ही आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। ये अपने आप में जहां एक और लोगों की बचत की ओर भी आपको लेके जा रहा है, वहीं पर देश में पिछले 2-3 सालों में अगर आपने देखा, 2 सालों में कोविड के समय जहां एक और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी लगातार जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी, कभी 1 लाख करोड़ पे भी नहीं होता था, तो अब 1,60,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 1,48,000 करोड़, इस तरह की कलेक्शन आती है। तो वहीं पर डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम इनकम टैक्स बात हम सब लोग पे करते हैं, वो भी कॉरपोरेशन टैक्स, उसमें भी वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर देश के टैक्स पेयर को भी ये लगा कि जो टैक्स का पैसा वो देता है, मोदी सरकार उसको गरीबों के कल्याण पर, देश के विकास पर खर्च करती है। और इसलिए टैक्स में राहत भी दी गई कि मध्यम वर्ग को इसमें राहत भी मिले, गरीबों को, लोअर इनकम ग्रुप को भी इसमें लाभ मिल सके। इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेसिंग टाइम 93 दिन से कम करके अब मात्र 16 दिन रह गया। आपने देखो कि रिफंड भी बहुत तेजी से वापस आने शुरू हुए। इसी तरह से ही हमने जो राज्य की सरकारें हैं उनको कोविड के समय 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके और अपने यहां पर कुछ रिफॉर्म्स ला सके। इसका राज्यों को बहुत लाभ मिला। मेरा छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश है, जैसे हम जम्मू में हैं, तो 500 करोड़ रुपया दो बार हमें पिछली बार मिला और उसको 50 साल के बाद वापस करना है, बगैर ब्याज के वापस करना है। इस स्कीम को हमने फिर आगे लेकर आए हैं इस वर्ष के लिए, और ये लाभ यहां पर भी हमें मिलने वाला है। गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक बगैर किसी खर्च के मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। एक तरह से डबल अनाज उनको मिल रहा था। अब हमने अंत्योदय के लिए भी, और जो प्राथमिकता के वाले परिवार हैं उनको भी मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। इस साल के हमने उसको भी प्रावधान किया। 2 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा, और ये 2 लाख करोड़ रुपए से 80 करोड़ लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ में प्राथमिकता वाले, हमारे अंत्योदय और प्राथमिकता वाले इन परिवारों को लाभ मिल पाएगा। मित्रों, हम लोग किसानों की बात करते हैं तो 11 करोड़ किसानों को 2,26,000 करोड़ रुपया
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम अब तक दे चुके हैं। और पिछली बार भी जब पिछले 1-2 सालों में दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स के, यूरिया के दाम 3 गुना बढ़ गए, मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर बढ़ते दामों का कोई बोझ नहीं पड़ने दिया, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। और ये जो 11 करोड़ किसानों को पैसे मिले, इसमें महिला किसान भी हैं। अब भी किसानों को कई बार क्या है, जल्दबाजी में सामान बेचना पड़ता था, स्टोरेज की सुविधा नहीं थी। अब हम पंचायत स्तर पर स्टोरेज की सुविधा बनाएंगे, किसान जब चाहे तब अपने अनाज को बेचे, जब मंडी में उसको दाम अच्छा मिले, ई-नैम के माध्यम से बेचे, या बाकी कंप्यूटराइजेशन हम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके बाकी का कर रहे हैं, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च हो रहा है, वो अलग है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी हम देश के हर जिला में पंचायत स्तर पे बनाने जा रहे हैं, ताकि किसान वहां पर भंडारण कर सके। और मिलेट, जिसको हम मोटा अनाज भी एक तरह से कहते हैं, रागी है, बाजरा है, इस तरह से हम उसके भी पैदावार करने के लिए उसको बढ़ावा देंगे। श्री अन्न, इसको हमने जो प्रोग्राम का नाम दिया है, अब इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। छोटा और सीमांत किसान इसको केवल पैदा करता है, इसकी एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगी तो किसान को आय भी ज्यादा होगी। मत्स्य पालन के ऊपर भी, यानी कि फिशरीज के लिए भी 6,000 करोड़ रुपए की एक सब स्कीम अलग से लेकर आए हैं। जैसा मैंने कहा, 20 लाख करोड़ रुपए हमने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन इसके लिए रखा है, ताकि हमारे किसानों के साथ साथ डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, इन सबको भी इसका लाभ मिल सके। मित्रों, हमारे ट्राइबल क्षेत्र, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सभी हो, या देश के अन्य राज्यों में भी, ट्राइबल्स के लिए विशेष तौर पर 740 एकलव्य स्कूल बच्चों के लिए खोले जाएंगे। 3.5 लाख ट्राइबल बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 38,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी और इसके माध्यम से हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसी तरह से ही पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी कि पीएम विकास, इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां पर हमारे जो हुनर वाले पारंपरिक शिल्पकार हैं, उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, नई सुविधाओं से लैस करना, मार्केट से लिंक करना, वो भी हम काम करने वाले, उनके ब्रांड का भी प्रचार करना, इस सब पे से जोड़ेंगे। और इसके लिए पीएम विकास योजना को हम लेकर आए हैं। स्टार्टअप्स में देश के युवाओं ने शानदार काम किया। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं को स्टार्टअप्स के रास्ते पर चलने के लिए कहा, और ये भी कहा कि युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, 90,000 स्टार्टअप्स आज देश में शुरू हुई है। इंडिया हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। जहां दुनिया में हमारा कहीं नाम नहीं था, आज दुनिया में भारत का स्टार्टअप 3रा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनकर तैयार हुआ है। और 107 भारतीय स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किए। लगभग $30 बिलियन इनकी वैल्यूएशन है। तो लाखों लोगों को रोजगार भी दिया और आगे भी। अब इनके लिए हमने 1 साल के लिए और इनकम टैक्स का छूट भी दे दी है। लॉसेस बुक करने हो तो आप उसको भी कर सकते हैं, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसका भी आपको इसमें प्रावधान किया है। महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए के आप डिपॉजिट करेंगी महिलाएं, युवतियां महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। और 2 साल के इस बचत पत्र में 7.5% आपको ब्याज मिलेगा, जो अपने आप एक बहुत आकर्षक है। यही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप 80 लाख से ज्यादा हमारे पूरे देश में है। 9 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हैं। इन 9 करोड़ महिलाओं को जिस तरह से हमने किसानों के लिए एफपीओज बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या उनको मार्केट लिंकेज करने का काम किया, इसी तरह से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह जिसको हम कहते हैं, उनकी 9 करोड़ महिलाओं को हम मार्केट लिंकेज देने का काम, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम, ये सब करने वाले हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर पर हमने शानदार काम किया है। नया कोऑपरेशन मंत्रालय अलग से बनाया है, जैसे स्किल मंत्रालय अलग है, कोऑपरेशन मंत्रालय अलग बना है, पहली बार बना है। देश भर की कोऑपरेटिव्स को
जहां एक और 3 लाख रुपए कैश तक के लिए हमने वो छूट अलग से की है। इनकम टैक्स में राहत उनको दी है, स्लैब कम किया है। वहीं पर ही हमने उनके कंप्यूटराइजेशन के लिए भी हजारों करोड़ रुपया खर्च करने का काम कर रहे हैं, उसका प्रावधान इसमें किया है। यही नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को देखते हुए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया। ऐसे प्रोजेक्ट जिसपे हम कोयला, कॉटन या फर्टिलाइजर्स, माइनिंग, इस सब के जोड़ के जहां पे ट्रांसपोर्टेशन को और आसान किया जा सकते, टाइम कम हो, उसके लिए भी इसका प्रावधान किया गया है। अब ट्राइबल वाले बच्चे जो हमारे हैं, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के, इनके लिए भी क्या किया है? इनके लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो 6,359 करोड़ रुपया हमने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए इसमें अलग से करने का प्रावधान किया है। शहरी जो सुविधाएं हैं उसमें शहरी आवश्यकताओं को देखते हुए, क्योंकि देश की लगभग 35% आबादी आज शहरों में रहती है और टीयर 2, टीयर 3 के जो शहर हैं, जैसे जम्मू भी हमारा उनमें से एक आएगा, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया है कि एक नए शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष इसको हम बनाएंगे और इसमें रहने वाले शहरों को जो सुविधाएं चाहिए उसको भी इसमें देखकर करेंगे। इसी तरह से ही टूरिज्म सेक्टर को और महत्व देने के लिए टूरिज्म के लिए भी अलग से एक फंड क्रिएट किया गया है, ताकि उसमें अलग अलग शहरों के ऐसे 50 हम लोग डेस्टिनेशंस को चुन पाएं, जो नए स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल हम बनाएंगे। और यही नहीं, यूनिटी मॉल भी हम हर राज्य में खोलेंगे, ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स को, उनमें भी हम स्थान देने का काम कर सकें। वेस्ट टू वेल्थ, क्योंकि कचरे से आप आय कैसे कर सकें। एक और जहां गोवर्धन योजना हम लेकर आए हैं, ऐसे 500 यूनिट लगवाएंगे, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए भी किया गया है। तो दूसरी ओर भारत को ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया। भारत ग्लोबल हब ग्रीन हाइड्रोजन का बने, तो उसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में आएगा। 8 लाख से ज्यादा के रोजगार अवसर सीधे तौर पे उसके मिल पाएंगे। जैसे लद्दाख में हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली जो पैदा करेंगे, अब उसको इवैक्यूएशन करके ट्रांसमिशन लाइन से लाना है, तो 19,700 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए भी किया है, ताकि उसको हम इवैक्यूएट करके ले जा सकें। यही नहीं, जहां तक वन रैंक वन पेंशन भी मोदी सरकार ने ही किया, अब उनकी पेंशन को रिवीजन करने का काम भी कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने ही किया। अग्निवीर कॉर्पस फंड ये भी हम क्रिएट करेंगे, और अग्निवीर को जो कॉर्पोरेट फंड से पैसा मिलेगा वो इनकम टैक्स से उसको छूट भी होगी, कर से छूट भी मिलेगी। ये भी उसमें हम करने जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, 5G लॉन्च भी 100 से ज्यादा हम ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके टेक्नोलॉजी के सेंटर भी खोलेंगे, ताकि उस पर अध्ययन भी और हो सके। ऐसी बहुत सारी मैं आपको लंबी लिस्ट गिना सकता हूं, लेकिन मैं फर्क बताना चाहता हूं क्या क्या हुआ है। कृषि हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2013-14 में जब मोदी जी की सरकार बनी, तो कांग्रेस के समय क्या बजट था कृषि का? 21,933 करोड़। आज बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपया उसका हो गया है। गृह मंत्रालय का बजट उस समय 52,504 करोड़ था, जो बढ़कर आज 1,96,000 करोड़ हो गया है। डिफेंस का बजट 2013-14 में 2,03,000 करोड़ था, आज बढ़कर 5,94,000 करोड़ हो गया है। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज 25,859 करोड़ रुपया बजट था, जो बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपया हो गया है। रेलवे का बजट 63,363 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2,40,000 करोड़ हो गया है। कंज्यूमर अफेयर्स का 1 लाख करोड़ रुपया बजट था, जो बढ़कर 2,06,000 करोड़ हो गया है। ग्रामीण विकास, गांव की जब हम बात करते हैं, तो 80,194 करोड़ बजट था, जो बढ़कर 1,60,000 करोड़ हो गया है।
एजुकेशन 79,451 करोड़ रुपया बजट था, जो बढ़कर 1,12,000 करोड़ हो गया है। और इसी तरह से ही स्वास्थ्य का 37,330 करोड़ रुपया बजट था, जो बढ़कर 88,936 करोड़ हो गया। इसी तरह से ही खेलों का बजट मेरे डिपार्टमेंट का तो उस समय मुश्किल से 850 करोड़ 864 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 3397 करोड़ रुपया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं, एक तौर तो बजट